अक्सर जब भी भूकंप आते हैं बहुत सारी तबाही लेके आते हैं। ना तो वो जाति देखते हैं, ना देश देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। आखिर ये भूकंप आते कैसे हैं और क्यों आते हैं और कब आ सकते हैं, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। चलो, इसके बारे में जानने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना चाहिए कि ये कैसे बना है, इसके अंदर क्या है या इसके कितने भाग हैं। तो आओ अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। यानी भूवर्ग में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार और एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति अभी तक भी पूर्ण रूप से सहमति नहीं हो पाई है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी बहुत सारी सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। परतों के निर्माण के दौरान भारी पदार्थ जैसे लोहा एवं निकल तत्व केंद्र की ओर तथा हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहर की तरफ जम गए। ऐसे ही शायद पृथ्वी का निर्माण हुआ हो। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें मानी गई हैं। पहली भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, सेकंड आवरण यानी मेंटल और थर्ड है केंद्रीय भाग क्रोड। अब हम बात करते हैं भूपर पट्टी यानी सबसे ऊपर वाली परत। भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जो पृथ्वी की भारी संरचना है जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, वो भूपटल या क्रस्ट कहलाता है। और इसकी संरचना शियाल अर्थात सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी है। और क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपटल की भारी परत अवसादी चट्टानों से बनी है यानी सेडिमेंट्री चट्टानों से बनी है, और जबकि जो अंदर की परतें हैं वो ग्रेनाइट से बनी हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की यानी मेंटल यानी आवरण। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से निर्मित है और सीमा कहलाती है। और निचली परत में अक्षारीय यानी बेस पदार्थों की अधिकता है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर आता है। ये निचली परत ये महासागरों के नीचे होती है। इसी प्रकार से महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, जिसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाइट ऑफ द अर्थ, तो हम बोलेंगे मेंटल, यानी यही परत को जो सेकंड वाली परत होती है आवरण, इसी को हम बोलते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। जो सबसे ऊपर वाली भूपर पट्टी और जो ये वाली परत है फर्स्ट और सेकंड परत का सबसे ऊपरी भाग यानी 100 किलोमीटर तक मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की यानी क्रोड यानी केंद्रीय भाग की। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है। इसे क्रोड कहा जाता है। इसमें निकिल तथा लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम निफे यानी Ni+Fe निकेल और आयरन रखा गया है। और ये जो केंद्रीय भाग है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, आउटर क्रोड एंड इंटरनल क्रोड। आउटर क्रोड में भूकंप की जो द्वितीय लहरें होती है यानी एस तरंगे होती है वो प्रवेश नहीं कर पाती, यानी बाहरी क्रोड में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह भाग द्रव अवस्था में है यानी लिक्विड फॉर्म में है। और जो इंटरनल क्रोड होता है उसमें भूकंप की प्राइमरी वेव्स यानी पी लहरों की गति कम हो जाती है, तो इससे यही पता चलता है कि यह भाग ठोस है। अब हम बात करते हैं भूकंप के ऊपर, यानी भूकंप कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, कितने टाइप का होता है। दिल्ली में भूकंप अर्थक्वेक यानी भूपर पटल की कंपन अथवा लहर है और भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। पहला ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा प्लेटों की गतिशीलता के कारण, तीसरा भू संतुलन से संबंधित समायोजन के कारण, चौथा हो सकता है वलय या भ्रंश के कारण। वलय और भ्रंश तब होते हैं जब मान लिया कोई पठार जैसे 2 साइड की चट्टानें ऊपर हो जाती हैं और एक चट्टान नीचे बीच में धंस जाती है, इससे भ्रंश बनता है। और दूसरा भूपटल का संकुचित होना, और 6th है जलीय भार, और 7th है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ये सब भूकंप के कारण हो सकते हैं। अब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो
भूकंप के आने की पहले ही सूचना दे देते हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं, वो बताते हैं, वो कैसे बताते हैं। भूकंप आने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले वायुमंडल में जो रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जिस स्थान में भूकंप की उत्पत्ति या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। भूकंप मूल के सबसे नजदीक भूस्थल पर जहां भूकंप का सर्वप्रथम अनुमान किया जाता है उसे अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। सर्वाधिक अस्थिर और सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो एपिकेंद्र के पास ही होती है, क्योंकि वहां भूकंप का सेंटर होता है। भूकंप की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो सामान्य भूकंप होते हैं, दूसरे मध्यवर्ती और तीसरे जो बिल्कुल गहरे यानी पातालीय होते हैं। सामान्य भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सबभूकंप रेखा कहलाती है, यानी आइसोसिस्मोल लाइन कहलाती है। लाइन पे बात कर ही रहे हैं तो और भी लाइनों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे समतापी रेखा, आइसोथर्मल लाइन। तो आइसोथर्मल लाइन वह लाइन होती है जो ये काल्पनिक है, यानी ये है नहीं एक्चुअली में, लेकिन हमें स्टडी के लिए बनाया है, जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोप्लेथ वो रेखा है जो समान मानचित्र पर अंकित की गई है, समान अभिक्रिया को दर्शाने वाले बिंदुओं को जोड़ती है। और आइसोहेलाइन यानी जो समान लवणता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। और आइसोबार जो समान वायुदाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। और आइसोथर्म जो समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोबाथ यानी समान सागरीय गहराई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहाइट यानी जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। चलो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, भूकंपीय तरंगों पर। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को भूकंपीय लहरें यानी सिस्मिक वेव कहते हैं, जिन्हें भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगे यानी पी वेव्स, ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगे हैं। इनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा के आगे पीछे होता है, अतः ये अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैसों ये तीनों में से पार हो जाती हैं, किंतु इनका वेग ठोस में अधिक एवं गैस में सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक तरंगे यानी एस वेव, सेकेंडरी वेव। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, अतः ये आउटर कोर से आगे नहीं बढ़ पाती। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगे है यानी ट्रांसफर वेव है। ये प्राथमिक तरंगों की बजाय ज्यादा हानिकारक होती हैं। अब बात करते हैं एल तरंगे या आर तरंगे यानी लॉन्ग वेव। इन्हें धरातलीय तरंगे या लंबी तरंगे एल वेव भी कहते हैं। इनकी खोज HD लव ने की थी, तो इन्हें हम लव वेव्स भी बोल देते हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। इनका वेग सबसे कम 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे हैं। अब भूकंप की इंटेंसिटी यानी ये कितना तेज था, ये हम कैसे मापते हैं? वर्तमान में 2 पैमानों के आधार पर मापा जाता है। पहला है मर्केली स्केल और दूसरा है रिएक्टर स्केल। मर्केली स्केल के अनुसार भूकंप को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। रिएक्टर स्केल की खोज 1945 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा की गई थी। इसमें 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये तुर्की में ही इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं। एक्चुअली में जो धरती है वो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, और जिसके नीचे तरल लावा है, उसके ऊपर ये प्लेट तैरती रहती हैं और कई बार ये आपस में टकरा भी जाती हैं, और टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है, और इस डिस्टरबेंस के कारण भूकंप आता है। यानी अभी हमने बात की थी भूकंप कई तरह से है, तो ये जो तुर्की में भूकंप आया है ये प्लेटों के कारण आया है, क्योंकि जो तुर्की का हिस्सा है वो क्योंकि जो तुर्की का ज्यादातर हिस्सा है
एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ है और ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। इस वजह से यहाँ भूकंप ज्यादा आती हैं क्योंकि ये प्लेटें आपस में खिसकती रहती हैं और तुर्की की प्लेट के ऊपर दबाव पड़ता है। इससे धरती के अंदर की ऊर्जा निकलती है और भूकंप आने लग जाते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें, जब भी कहीं पे सुनामी है, कहीं पे अभी अभी हीट वेव है, तो कहीं वैसे भी जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वे इंसानों को धर्म, जात पात, मजहब नहीं देख। मोहम्मद इकबाल के द्वारा बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी गई हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारे यहाँ के लोगों ने हमेशा ही शांति का पैगाम दिया है और हमेशा ही देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।